नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर कि डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार पर बीजेपी ने सरकारी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम टीएएसएमएसी के जरिए हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला करने का आरोप लगाया। फिर एक शराब घोटाला। मुझे लगा कि चलो इसको एक्स-रे से देखा जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास था, उसमें शराब घोटाला। उसी शराब घोटाले के ट्रेस झारखंड में दिखाई ढूंढने लगे थे। दिल्ली में तो शराब घोटाले ने तो इतिहास ही रच दिया, सरकार ही बदल दी। अब एक नया शराब घोटाला वैसा ही तमिलनाडु में आ रहा है। ये शराब घोटाला है क्या? शराब घोटाला के आरोप क्या हैं? और ये शराब घोटाला हुआ, ये कौन कह रहा है? भाजपा ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद ये दावा किया और आरोप लगाया कि ईडी ने छापेमारी पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता उजागर की है। डीएमके जो सत्ता में है, स्टालिन वाली पार्टी, उन्होंने इसको निराधार बताया, लेकिन जो उनके विरोधी है वहाँ एआईएडीएमके, उन्होंने तो बजट सेशन का बहिष्कार किया ये बोल के कि शराब घोटाला हुआ है। भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री स्टालिन, एम के स्टालिन, जो बार-बार जानबूझकर भाषा विवाद, त्रिभाषी फार्मूला को लेके भाषा विवाद खड़ा कर रहे हैं और त्रिभाषी फार्मूले पर तमिलनाडु के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा ने डीएमके सरकार पर तब हमला बोल दिया जब डीएमके सरकार विधानसभा के 2025-26 का वार्षिक बजट पेश कर रही थी। भाजपा के साथ-साथ या भाजपा एआईएडीएमके के साथ-साथ शराब घोटाले पे हमलावर हो चुकी है। अगले साल ही 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा ने दिल्ली में भी 1 साल पहले से शराब घोटाला और ईडी के छापे से कहानी शुरू की थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी की पराजय हुई और बीजेपी जीत गई। क्या भाजपा का ये शराब घोटाला स्टालिन के लिए घातक हो सकता है? ये भी एक्स से देखेंगे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री थंगम थिन्नरासु ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की घोषणा की है। इसके अलावा स्टालिन सरकार ने राज्य में रोजगार सृजन, पहल, बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए खजाना खोल दिया। विपक्ष लगातार इस बजट क्षेत्र को बाधित कर रहा है। उन्होंने खासकर एआईएडीएमके ने वॉकआउट भी किया बजट चलते बजट में से, ये बोल के कि सबसे पहले शराब घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी ले सरकार और इस्तीफा दे। बीजेपी लगातार सोशल मीडिया पे हमलावर है और आरोप लगा रही है कि त्रिभाषा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है एनईपी के बारे में अफवाह इसलिए फैला जा रही है तमिलनाडु में, स्टालिन साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईडी की छापेमारी से लोगों की लोगों का जो ये है वो डिफोकस करना है, लोगों का ध्यान हटाना है। जो उनके बीजेपी के जो सोशल मीडिया के हेड है मालवीय साहब, उनने फिर ट्विटर पे हमलावर होते हुए लिखा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन त्रिभाषा नीति एनईपी परिसीमन के बारे में निराधार अफवाहें फैला रहे हैं और बजट दस्तावेज से रुपए चिन्ह हटा दिया है ताकि तमिलनाडु में टीएएसएमसी यानी वो शराब घोटाला, शराब मंत्री, शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर चल रही ईडी की छापेमारी से जनता का ध्यान भटकाया जाए। जो छापेमारी हुई उसके बाद ईडी ने क्या कहा? जो ईडी के लगातार छापे चल रहे हैं शराब नीति को लेके, उसके बारे में ईडी ने हाल ही में पिछले सप्ताह तमिलनाडु सरकार की शराब कंपनी टेस्मैक के संचालक ने कई अनियमितताएं मिली, जिनमें निविदा प्रक्रियाओं के यानी टेंडर प्रोसेस में हेराफेरी, डिस्टिलरी कंपनी के जरिए 1000 करोड़ रुपए के बेहिसाब नगद लेन-देन शामिल है।
आर्थिक जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसे 6 मार्च को तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों, डिस्टिलरी के कॉर्पोरेट कार्यालयों, उत्पादन संयंत्रों पे छापेमारी के बाद इन भ्रष्ट आचरणों का संकेत देने वाले साक्ष्य मिले। ईडी के सूत्रों ने छापेमारी के दिन कहा था कि शराबबंदी और आबकारी विभाग के मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़े प्रमुख सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी की गई। ईडी ने कहा कि उसे तलाशी के दौरान स्थानांतरण एवं पदस्थापन यानी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, परिवहन और बियर बार के लाइसेंस, कुछ डिस्टिलरी कंपनी के पक्ष में दिए हुए आदेश, टेक्समैक की दुकानों के प्रति बोतल ₹10.30 का अतिरिक्त शुल्क, इसमें अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट संबंधित आंकड़े मिलते हैं। अब सवाल ये है कि ईडी कई बार, जैसा छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय आपने देखा होगा कि ईडी ने किसी एक होटल में छापामारी करके उसके बेसमेंट में कार में एक की कैश पकड़ने की बात कही थी और कहा था कि 500 करोड़ का घोटाला महादेव ऐप का दुबई से, ये सीधा-सीधा भूपेश बघेल के नाम से आया है। और भूपेश बघेल और 500 करोड़ रुपए और ईडी, ये तीनों चीजें लगातार चुनाव में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे बीजेपी के स्टार प्रचारक मालवीय साहब भी लगातार सोशल मीडिया पे करते रहे। उसके बाद 1 साल करीब-करीब होका हो गया, छत्तीसगढ़ की सरकार बने। अभी हाल ही में ईडी ने छापेमारी की, लेकिन वो 500 करोड़ की जो डील थी, उसमें भूपेश बघेल के बारे में क्या आगे, इसमें कोई बोलने को तैयार नहीं। ऐसे ही ईडी ने छापेमारी कर 100 करोड़ की वसूली करके के नाम पे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बारे में ऐसी ही बात हुई, जब चार्जशीट फाइल हुई तो 1 करोड़ 80 लाख की थी। 100 करोड़ के आरोप कहाँ थे पता नहीं। यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए गए हैं। ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है। लेकिन 1000 करोड़ कौन से? यहाँ तक कि दिल्ली के शराब घोटाले में भी 1000 करोड़, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार में बैठी है तो वो 1000 करोड़ कहाँ गए, कहाँ से आए, इसके दस्तावेज कम से कम जनता के सामने आनी चाहिए। क्योंकि कोर्ट में ईडी इतना ही कहती है कि 1000 करोड़ का घपला हुआ। जब कोर्ट पूछती है पैसा कहाँ है, तो बोले पैसा तो इनके पास पहुंच गया। फिर इनके पास पैसा कहाँ है, तो बोले वो खर्चा हो गया। अभी तक उस मामले में जो जमानत दी गई तब सभी नेताओं को, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, इनके बारे में यही कहा गया कि ईडी कोई भी सबूत पेश नहीं कर पा रही है। जो ईडी ने घोटाला का, जमीन घोटाला की नाम से सोरेन को, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री झारखंड को 5 महीने अंदर रखा और लगातार फिर बीजेपी भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी सरकार कहती रही। महाराष्ट्र की सरकार को उगाही सरकार कहती रही। राजस्थान में एक लाल डायरी मिली थी, उस लाल डायरी के नाम से प्रधानमंत्री अशोक गहलोत की सरकार, लाल डायरी वाली सरकार, सब हिसाब निकाय बोल रहे थे। ये तमाम चीजें बोलने के बाद भी चुनाव में जब सत्ता में आ जाते तो उसके बाद कोई एक्शन होता होता दिखाई नहीं देता, तो क्या चुनाव के लिए उपयोग में आता है? शराब नीति में घोटाला हुआ, तो घोटाला का कैश कहाँ गया, किसके पास गया? जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में जो एक्सटॉर्शन किया गया एजेंसियों के नाम पे, वो तो सबके सामने है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला है, एक-एक चीज़ जनता के सामने, जनता के डोमेन में है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई एक्शन नहीं ले पाया। ऐसा कोई भी किसी भी शराब घोटाले में, ना मध्य प्रदेश ना छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में, ना राज्य दिल्ली के शराब घोटाले में, ना स्टैलिन के घोटाले में, कहीं भी कोई सॉलिड डॉक्यूमेंट आता हुआ नहीं दिखाई देता। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और ये सजेशन है। जैसे 2G स्कैम, 4G स्कैम के नाम से यूपीए सरकार को लाया गया, उसके बाद 10 साल नरेंद्र मोदी सत्ता में रहे, लेकिन वो जो स्कैम हुआ क्या, ये अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है। और स्कैम के आरोप जिस सीएजी ने लगाए, वो राज्यसभा चले गए। तो कुल मिला के डर ये भी है कि क्या इसका उपयोग किया जा रहा है? क्या चुनाव आते से ही ईडी और शराब घोटाला एक ऐसी चीज है
कि दिल्ली में सक्सेस मिलने के बाद इनको लगता है कि अब शराब एक ऐसा एक पासवर्ड हो गया शराब घोटाला, जिससे हम तमिलनाडु में भी सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन दिल्ली और तमिलनाडु की बात बहुत है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ शराब घोटाला ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी, स्लीपर सेल भी थे बीजेपी के कांग्रेस में, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार का ये हश्र किया। झारखंड में सोरेन अपना गढ़ रोक पाए। रही बात अब तमिलनाडु की, तमिलनाडु में क्या बीजेपी इतनी स्ट्रांग है या एआईएडीएमके जयललिता जी के जाने के बाद, क्योंकि जयललिता जी तब थी तब तक एआईएडीएमके का डंका बजता था। दक्षिण भारत में ज़्यादातर व्यक्तिवादी पार्टियाँ हैं, व्यक्ति पूजक पार्टियाँ हैं। डीएमके के जो संस्थापक नेता थे, वो भी ऐसे ही पूजे जाते थे। लेकिन उन्होंने अपने होते हुए स्टालिन को अपना वारिस घोषित कर स्टालिन को स्थापित किया था। इसलिए स्टालिन करुणानिधि की विरासत सँभाले हुए हैं। लेकिन जयललिता की मृत्यु ऐसी हो गई, वो किसी को उत्तराधिकारी भी नहीं बना पाई, ना किसी को डेवलप कर पाई। एमजीआर जब गए, तो एमजीआर ने अपने जीते जी जयललिता जी को एस्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन जयललिता किसी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई, इसलिए एआईएडीएमके के टुकड़े हुए और एआईएडीएमके बहुत ही बुरी स्थिति में है। भाजपा का नाम लेने वाला कोई वहाँ पे है नहीं, भाजपा के लिए बहुत दूर की कौड़ी है। ऐसे में शराब घोटाले के नाम पे वहाँ सत्ता परिवर्तन होगी ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई देता। हाँ, शराब घोटाले के नाम पे ईडी ज़रूर सत्ता पक्ष को बैठे हुए लोगों को परेशान कर सकती है, चुनाव के समय उनमें से कुछ लोगों को अंदर कर सकती है, ताकि वो प्रचार न करें। जो दिखाई देता है, जो इतने सालों का जो ट्रेंड रहा है, उसी को देखते हुए हम आकलन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये शराब घोटाला क्या लाता है? लेकिन एक बात बता दूँ, छत्तीसगढ़ में शराब नीति में थोड़ा बहुत फ़र्क इधर-उधर कॉस्मेटिक फ़र्क ज़रूर हुआ है, लेकिन बात वही है, जनता को कोई रिलीफ़ नहीं है। पहले पैसे किसी और पार्टी के पास जाते थे, अभी पैसे किसी और पार्टी के पास जाते हैं। कोल घोटाला भी अब तो रेट बढ़ के जा रहे हैं, जो लगातार छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा एटीएम है, कोई भी सत्ता में रहे, क्या कांग्रेस रहे या भाजपा रहे, वो उगाई के बगैर नहीं रहता। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।